या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 भारत और मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। ये ना केवल माँ दुर्गा की आराधना और उपासना का समय है, बल्कि नारी सशक्तिकरण को सम्मानित करने का, सेलिब्रेट करने का समय है। तो इस नवरात्रि के महापर्व को न्यूज़ 7 भारत महिलाओं को समर्पित करता है। तो देखिए इस खास रिपोर्ट को और इस खास कार्यक्रम को। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, तमेव च नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति, तदैव च। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कहते हैं ना कि जब महिलाएं कुछ कर दिखाने की ठान लेती है तो फिर वो कामयाबी के क्षेत्र में आगे ही बढ़ती जाती है, वो रुकने का नाम नहीं लेती। और ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है आज, जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी और उनकी कामयाबी के बारे में आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या कुछ अचीव किया और आज वो किस मुकाम पे है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी भी होगी और जानना ज़रूरी भी होगा। इससे पहले जानेंगे इनके बारे में, उससे पहले एक छोटी सी खास रिपोर्ट को देखिए। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। कभी डांट कर प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया, कभी माता पिता बन दी सलाह, कभी दोस्त बन हौसला बढ़ाया। आज जो भी हैं हम उन्होंने ही इस काबिल बनाया। बात गुरु की हो रही है। आज ऐसी ही एक शिक्षिका से मिलवाते हैं जिन्होंने शिक्षा को फैलाना अपना मकसद बना लिया है। नाम है सुमित कौर, जिनकी पढ़ाई छत्तीसगढ़ से हुई है, लेकिन शादी के बाद इनका सेवा काल झारखंड में गुजर रहा है। बीआईटी भिलाई और गुरु नानक स्कूल रांची में शिक्षिका का अलग जगाने के बाद रांची के निर्मला कॉलेज में बच्चों को न्यूटन के लॉ बताती हैं, यानी फिजिक्स की प्रोफेसर हैं। 2 लक्ष्मी रूपी बेटियों की मां सुमित कौर झारखंड की एकमात्र ग्लाइडर पायलट भी हैं, जो बादलों को चीरकर हवाओं पर लहराती हैं। दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमान, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमान, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। आशाओं के पर खुले हैं तारा है समा। इनके दिन की शुरुआत एक हाउस मेकर के तौर पर होती है और फिर सारा दिन ज्ञान बांटने में गुजरता है। सुमित जरूरतमंदों के लिए 24 घंटे खड़ी रहती हैं। ऐसे शिक्षक को हमारा सलाम। धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के जमीन पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, उड़ाने आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुमित कौर, जो कि प्रोफेसर है, पायलट है, आर्टिस्ट भी है। तो इनके बारे में जानेंगे और सारा चीज़ जानेंगे एक एक करके कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या कुछ अचीव किया, कैसे आगे बढ़ी, इनके स्कूलिंग कैसा था, कॉलेज कैसा था, किन किन जगहों पर परेशानी हुई। तो इन्हीं की जुबानी जानते हैं। चलिए मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आप अपने करियर के बारे में बताइए मैम कि आप कैसे शुरुआत किए, कहाँ से, स्कूलिंग कहाँ से हुआ आपका, कॉलेज कहाँ से हुआ? करियर एट प्रेजेंट तो मैं अभी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर निर्मला कॉलेज में हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में। और इसके पहले मैंने टीचिंग किया है 15 ईयर्स तक गुरु नानक स्कूल में, पीजीटी फिज़िक्स की तरह। रांची में मेरी करियर की शुरुआत गुरु नानक स्कूल से ही हुई। वहीं पे 15 साल काम किया और फिर सिलेक्ट क्लियर हुआ तो निर्मला कॉलेज में हुआ।
यहाँ आने के पहले मेरी सारी परवरिश, एजुकेशन, सभी कुछ भिलाई से है, छत्तीसगढ़ में है इस वक्त। वहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट है सेल का। पेरेंट्स उसके एम्प्लॉयज़ थे, मदर एजुकेशन में, फादर पर्सनल में, और पूरी एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेज सब वहीं से है। और पहला जॉब एक्सपीरियंस भी वहीं से था। वहाँ भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, BIT दुर्ग में, तो 1 साल वहाँ भी काम किया। उसके बाद जब मैरिज हुई तो यहाँ रांची आना हुआ। बिल्कुल, कहा जाता है ना मैम कि जब औरत कुछ करती है तो 4 दीवारियों के अंदर एक लकीर होती है जिसे रेखा कहा जाता है। उस रेखा को आप कैसे पार किए? मैं इस चीज़ में बहुत किस्मत वाली रही हूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, काफ़ी सोच उनकी काफ़ी समय के साथ थी। एक छोटा भाई और एक मैं, छोटा सा परिवार हमारा। और मदर फादर दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, एजुकेशन पे ख़ास फोकस रहता था उनका। और पापा की एक लाइन होती थी कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मतलब वो एक लाइन ऐसी कि जिसको लेकर आज तक चलते हैं कि सोचो ये कि बहुत बड़ा हो जाएगा, बट तैयार रहो कि हो सकता कुछ भी ना हो, क्रैश कर जाए सब कुछ, और उसके बाद क्या हो। वो उनकी एक लाइन होती थी, और मदर की एक लाइन होती थी कि आपको पता है तुम कर लोगी, मुझे पता है तुम अलग हो, तुम कर लोगी। बस उनकी ये लाइन बोलते रहिए, छोटी छोटी चीज़ें कहाँ आगे बढ़ा दी कभी कभी खुद को भी पता नहीं चलता है। जब आप 12th ये थे तो आपने सोचा हुआ कि कुछ मेरा स्ट्रीम है, मुझे आगे करना है ये, तो आपके दिमाग में पहला क्या आया था सवाल? मुझे शुरू से ही ना मेरी मतलब जो मम्मी का साइड है, नानी घर है, नानी घर मुंबई में है मेरा। तो नानी घर से मैक्सिमम मेरे मामा, मौसी, मौसा सब काफ़ी लोग एविएशन में हैं। सब ग्राउंड स्टाफ थे वहाँ पर, अलग अलग। उसमें मामा इंजीनियर थे, फ्लाइट इंजीनियर थे। और उन लोगों के साथ रहते हुए मैंने, आप कह सकती हैं कि मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बचपन बहुत गुजारा है। सारा टाइम एयरक्राफ्ट जाता आता करीब से देखती रही हूँ, हमेशा अम्यूज़ करती रही कि मतलब विस्मित होती थी इस बात से कि कैसे उसका लैंडिंग गियर्स क्लोज करता है, कैसे नोज़ अप करता है वो। तो सच बोलो तो बचपन से मन था। ट्रेन में बैठे बैठे जब अपने भिलाई से नानी घर जा रही होती थी तो वो ट्रेन की खिड़की से देखते हुए यही सोचती थी कि अब जितने दिन वहाँ रहूँगी ना मुझे रोज़ एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे। तो ये प्यार शायद उनके साथ रहते रहते आ चुका है। तब से आपको एक उड़ान भरने की इच्छा जो है वो मन में आ गई थी? बचपन से था। और क्योंकि मामा इंजीनियर थे तो वो कई बार जैसे फ़्लाइट के अंदर, तो शुरू में तो सिक्योरिटी बहुत, एकदम बचपन की बात है कि जैसे कई बार वो ले जाते थे सिक्योरिटी से परमिशंस वगैरह लेकर। तो कॉकपिट को देखा पास से। जब पहली बार कॉकपिट देखा था तो मैं शायद 5 साल की थी। और वो कॉकपिट का वो वाला जो इमेज उन्होंने मुझे दिया था ना, जो पायलट की सीट पे बैठा के सीट को एडजस्ट किया जब मेरी हाइट के साथ में, वो फीलिंग मुझे आज भी याद है। वो वहाँ से आप कह सकते हैं कि वो शायद पहला सीट था फ्लाइंग का। उसके बाद मुझे ऐसा था कि ये तो सीट एडजस्ट हो जाती है तो हम भी उड़ा लेंगे। बस उसके साथ वापस आई थी। तो जब 12th हुआ तो भिलाई से नानी घर गए हम लोग, और काफ़ी इंटेंशंस थे मेरे इस चीज़ के कि मुझे एविएशन में जाना है। बट उस समय मेडिकल में, मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 91-92, उस समय हम लोग को एविएशन में व्हेन आई वेंट ओवर देयर तो काफ़ी कुछ ऐसा रीज़न हुआ कि मैं उस समय कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो ठीक है, नहीं हुआ, वापस आ गए। वापस आके अब सोचा कि क्या करना है, तो फादर ने कहा कि तुम ग्रेजुएशन ज्वाइन करो। तब बीटेक और बीएससी का चॉइस था, तो फादर ने बोला कि मुझे डिसीजन नहीं आ रहा था, तो बोला कि तुम बीएससी करो। ठीक है, बीएससी ज्वाइन कर लिया। बीएससी करते करते रियलाइज़ हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो पता चला कि शायद मेरा फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा पसंद था वो सब्जेक्ट। पोस्ट ग्रेजुएशन किया फिज़िक्स में। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते कॉलेज में मेरी, मतलब वहाँ पर मेरी 3rd पोजीशन थी मेरिट की। उसको करते करते वहाँ का एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज है, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मैंने बताया आपको। तो वहाँ वैकेंसी निकली, डेमो क्लास करने गई, तब फ्रेशर थी, सिलेक्शन हो गया। अब हम अगर देखा जाए तो जब आपने पहला उड़ान भरा था तब आपको कैसा फील हुआ था, और आप क्या सोचे थे कि ये उड़ान यहीं तक है या फिर उड़ान की कोई सीमा नहीं होगी? एक्चुअली जब 12th के बाद एविएशन का मन था,
तब हुआ नहीं। फिर एक अलग ही लाइन आ गई। फिर शादी हो गई, रांची आ गए। जब रांची आए तो मुझे याद है रिसेप्शन पे स्टेज पे मेरे मामा जी आए, आकर कान में धीरे से मेरे को बोले कि विदाई का समय आ रहा था, उन लोगों को भी ख़राब लग रहा था। तो वो मेरे कान में आके धीरे से बोले कि यहाँ पे ना फ्लाइंग स्कूल है। शादी वाले दिन रिसेप्शन के स्टेज पे। तो वो एक अलग ही लुक आया था। मैंने उनको पलट के देखा वहाँ पर, बोलते यहाँ पे फ्लाइंग स्कूल है, फ्लाइंग कर लेना। ठीक है। अब उसके बाद इन लॉज के पास आ गई। फ्लाइंग स्कूल बहुत ऑपरेटिव नहीं था यहाँ पर, तो या फिर कह सकते हैं हर चीज़ का एक समय होता है। काफ़ी साल निकल गए, करते करते 2014 में मुझे पता चला कि यहाँ पर ऑपरेटिव है जो अपना JFI है। तो वहाँ मैं मिलने गई, सिन्हा सर को मिली। तो सिन्हा सर बहुत प्रॉमिसिंग थे। हस्बैंड साथ गए, कहते कि आप मेंबर बन जाइए, तो मेंबर बन गए। फिर 2017 में फ्लाइंग स्टार्ट हुआ यहाँ पर। मोटर ग्लाइडर है एक साइनस 912, तो मोटर ग्लाइडर पे मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। उसमें जब भी कोई ट्रेनी पायलट को ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहला उसका एयर एक्सपीरियंस होता है, लेके जाते हैं उनको कि आप एक बार आइए हमारे साथ। तो वो एक होता है कि जब हमको कंट्रोल्स नहीं करने होते, हम पायलट के साथ घूम रहे होते हैं। तो उस दिन ऊपर से रांची देखा, आराम से इत्मीनान से। तो ऐसा लगा कि अब नेक्स्ट कब देखेंगे। फिर उस दिन ये फीलिंग नहीं आई कि मैं चला रही हूँ। उस दिन अच्छा लगा कि शुरू हुआ। फिर एक दिन आया जब सर ने सारी थ्योरी क्लासेस के बाद में, पूरी फॉर्मेलिटीज़ के बाद जब इंट्रोड्यूस होते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट को, पहले दिन जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ सर ने किया, ऊपर जाके कंट्रोल्स पकड़ा दिए। तो उस समय तो कॉकपिट में कुछ भी सूझता नहीं, क्योंकि आप कंट्रोल्स के साथ बिजी होते हैं। पर जिस वक्त मैं नीचे आई वापस, पहला थॉट जो मुझे आया कि मुझे ये लगा कि एक इतने सिंपल सा इंसान, इतने सिंपल बैकग्राउंड से, कोई बहुत ऐसा तो है नहीं, हाँ सपोर्ट ज़रूर रहा सबका। टू बी फ्रैंक मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ आज मैं उड़ा कर आई। मतलब एक सपना जो कहीं दब के रह गया था, जो खुद को भी भूल गया था कि है, इतने सालों में भूल गई थी कि हाँ ये सपना देखती थी। तो बहुत अलग फीलिंग थी उससे। सब पूछते थे डर नहीं लगा तुझे? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अलग सी फीलिंग हुई। एंड सर लोग बहुत सपोर्टिव थे। सभी लोग पहले तो यही पूछ रहे थे कि आप कर लेंगी, इस एज में आ रही हैं, ज्वाइन करेंगी, ये सब करना है मुझे, अब किसी भी तरह करना है मुझे। और कामयाबी के क्षेत्र में हमेशा से पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन एक पहली महिला से बातचीत हम कर रहे हैं जिनके कामयाबी के पीछे उनके पुरुष, मतलब उनके खुद के हस्बैंड का सपोर्ट रहा। बिल्कुल। तो और बातचीत करते और जानते हैं। और एक सवाल रहेगा आपसे कि प्रोफेसर भी है आप जी, पायलट भी है आप, आर्टिस्ट भी है आप, प्लस आप एक वाइफ है, एक मम्मा है। तो सारी चीज़ों को लेके कैसे आप चलती है, कैसे इतना हिम्मत रखती है? वैसे थोड़े साल पहले कंफ्यूजन होती थी कि इनमें से क्या हूँ मैं। तो अब मैं काफ़ी क्लियर हूँ इस बारे में कि नंबर 1 पे मैं मम्मा हूँ। तो सबसे पहले तो मदर, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके बाद फैमिली पहली आती है, फर्स्ट आ जाती है। अगर चॉइस में आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट चॉइस हो जाती है। हाँ, मेरा सब्जेक्ट भी मेरा बहुत अच्छा चॉइस है। मेरे को फिज़िक्स से बहुत ज़्यादा पसंद है अपना सब्जेक्ट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे फिज़िक्स आता है, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ फिज़िक्स की, सीख रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते सीख रही हूँ। तो और एज अ वाइफ पता नहीं, कोशिश तो करती हूँ सब कुछ करने का। डे टू डे लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होते ही हैं, चैलेंजेस होते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी में कितने चैलेंजेस होते हैं, तो आप इतना सारा काम फंसा के बैठेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो देखा आपने कि इनकी कामयाबी के क्षेत्र में ये कहाँ तक गई, किस तरीके से। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है नवरात्रि के इस खास कार्यक्रम में। तो हम बात कर रहे थे कि सुमित अपने बचपन में कैसी थी, कितनी चुलबुली थी। तो इन्हीं से जानते हैं कि कितनी नटखट और चुलबुली थी। आप कितने नटखट थे, चुलबुली थे, इसके बारे में बताइएगा। स्कूल में तो बहुत अच्छी बच्ची थी,
और भाई के साथ शैतानियाँ करते थे हम लोग। मम्मी पापा को तंग करते थे काफ़ी, घर पे काफ़ी शैतानियाँ होती थी। कॉलोनी में रहते थे हम लोग सेल की, तो पापा मम्मी घर पे नहीं रहते थे, तो हम लोग अगल बगल से आम तोड़ना, चोरी करके लाना आम को। और उसके बाद में धीरे से उस समय हम लोग की कैंडी आती थी, ऑरेंज कैंडी, पापा मम्मी अलाउ नहीं करते थे, तो वो ऑरेंज कैंडी के पैसे किसी तरह से जुगाड़ के गेट से लेके दरवाजे तक उसको लेकर आते थे, और जहाँ जहाँ गिरता था ना फिर बाद में उसको साफ़ कर देना कि फंस ना जाए। तो छोटी मोटी शैतानियाँ तो बहुत की हैं। कभी आम चोरी किया आपने? हाँ, आम चोरी किया, बाकायदा एकदम दिमाग लगा के डंडे के नीचे थैला बनाकर धीरे से बेचकर। तब भाई के साथ भी रहता था, पतंग भी लूटी है, कंचे खेलने जाते थे, तो बेचारा भाई जितने जीत के आता था और इकट्ठे करके रखता था, मैं उसके सारे हार के आ जाती थी वहाँ पर। तो लड़े भी बहुत थे दोनों, बट वही है। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा पल जिसको आप अभी भी याद करती है तो चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है? क्लास 11 में थी और स्कूटी थी मेरे पास। ट्यूशन से वापस आ रही थी रात के समय 7:30 बजे, तो काफ़ी दूर तक रोड खाली दिखाई दी, तो स्पीड में आ रही थी। एक रोड के साइड में कॉलोनीज़ के क्वार्टर्स हैं जैसे वैसे थे, तो जाते जाते ना एक स्कूटर खड़ा था, उसको ना टक्कर लग गई। अब वो रोड थोड़ी ऊंची थी और मकान थोड़े नीचे थे, तो वो टक्कर लगने के बाद वो स्कूटर धीरे धीरे स्टैंड से निकल गया और मुझे एक आवाज़ आई धाड़ करके बहुत ज़ोर से। तो मैंने धीरे से रुक के पीछे देखा, तो वो स्कूटर ना रोल करता हुआ नीचे के मकान में चला गया। मैं तो डर गई और भाग गई वहाँ से। अब भागते हुए मैं ये रियलाइज़ करना भूल गई कि उसकी जो स्कूटी की चाबी थी वो वहीं गिर गई, और घर पे नहीं बताया था। तो दूसरे दिन जब ट्यूशन गई तो ठीक उस मकान के सामने मेरी एक ट्यूशन की फ्रेंड रहती थी, तो वो मुझे बोली कि मेरी चाबी में ना आईज लगी हुई थी, बहुत टिपिकल सी चाबी थी। तो सब बाहर आ गए तो देखा तो वो मेरी चाबी पहचान गई। तो उसने, बच्चे थे तो उसने बोला कि हम जानते हैं किसकी चाबी है। तो फिर वो मुझे दूसरे दिन उसने कहा कि सुमित तुम्हारी चाबी गिर गई थी वहाँ। तो मैं कहा कौन सी चाबी? तो बोलती कल तुम जो मार के गई ना स्कूटर को, वो पूरा उतर के नीचे तक गया और शायद उनका ना वो गेट को तोड़ता हुआ अंदर गया और जाकर जो कांच का मर्तबान वगैरह पड़े तो सब टूट गया उनका। तो फिर मुझे डर लग गया, तो फिर मैं उसके साथ गई वहाँ पे। वो आंटी ने बहुत डांटा मुझे, मैंने सॉरी बोला, फिर चाबी ली। उसके बाद ये सीखा कि मार के भागना नहीं है, रुक के देख तो लो कहीं दोबारा चाबी से फंसी ना जाऊँ। तो ये एक एपिसोड है। अच्छा, प्रोफेशनल और अगर पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो आप प्रोफेशनल लाइफ में कैसी हैं और पर्सनल लाइफ में कैसी है? घर पे आप कैसे चीज़ों को मेंटेन तो अगर मैं ये बात बोल दूंगी तो फिर तो मेरे प्रोफेशनल लाइफ का वो ख़त्म ही हो जाएगा ना, सबको पता चल जाएगा बेसिकली ऐसी है। नहीं, घर पे आप क्या करती हैं? घर पे आप चीज़ों को कैसे मेंटेन करती हैं? कैसे बच्चों को खुश रखती हैं? घर पे मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मुझे घर को खुद से सजा के संवार के रखना, प्लांट्स लगाना, और हल्का फुल्का आर्ट का काम भी कर लेती हूँ। और अलमीराज वगैरह एकदम साफ़ सुथरी रहे, सिस्टमैटिक रहे, सामान ठीक से रहे, सब अपनी जगह पे। और बहुत अगर आप बोलेंगी कि स्ट्रिक्ट हूँ बच्चों के साथ तो शायद ऐसा नहीं है, पहले थी जब बच्चे छोटे थे तो। और फ्रेंडली हूँ बच्चों के साथ, बाकी आप बच्चों का राय ले सकते हैं इस बारे में। आपने बताया था कि जब आप कुकिंग करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है, आप नए नए डिश बनाते हैं। तो कुकिंग में आपको कैसा, मतलब कब आप कुकिंग बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं, या कुकिंग में आपको सबसे अच्छा क्या बनाना आता है जिसे खाते ही इन-लॉज हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं? हाँ, हस्बैंड को सूजी का हलवा बनाया हुआ बहुत पसंद है, तो वो अगर बहुत खुश हो जाएंगे तो वो मुझे कहेंगे मुझे सूजी का हलवा खिला दो। फिर उनको ऐसे पसंद है, और सभी कुछ पसंद करते हैं, सिंपल सा ही बनाते हैं, घर का खा लेते हैं सब लोग। साउथ इंडियन बनाती हूँ तो ज़्यादा घर के लोग काफ़ी बोल के बनवाते हैं मुझसे कि साउथ इंडियन बना दे या पाव भाजी बना दे। कहते हैं ना कि पति का दिल का रास्ता उनके पेट से होके जाता है।
मैम एक छोटा सा सवाल रहेगा आपसे और ज़मीन से लेके आसमान तक का सफ़र काफ़ी लंबा होता है, सबको अगर जोड़ के देखा जाए तो 3 पंक्तियों में बताइए कि आप उसको कैसे तय किए। रोज़ हार जाना, रोज़ एक नई एनर्जी समेटना, रोज़ अपने आप को जवाब देना कि नहीं हो जाएगा। और शायद जो ज़मीन से आसमान तक का सफ़र है वही हमारे जीवन का फ़लसफ़ा भी है कि छोटी छोटी हार तो रहेगी, स्ट्रगल करना होगा। ये भी नहीं कि हार नहीं आएगी, बहुत सारे फेलियर्स भी आएंगे, बट सारी मेहनत के बाद, सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल करके जब लास्ट में आप उस काम को कर लेते हैं, जब आपको वो सक्सेस जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे आपको वो मिल जाता है, तो वो फल बहुत मीठा होता है। और उससे उस तक पहुंच के पीछे जिन्होंने मेरा हाथ थामा, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, उस समय किसी एक का नाम भी नहीं ले सकती मैं। मुझे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका सपोर्ट मिला और कभी टूटने नहीं दिया। तो ऐसा पल भी आया था कि फ्लाइंग करते करते एक समय में ऐसा लगा कि नहीं आज तो होगा ही नहीं, रो पड़ी वहीं पे टारमेक पे कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है ये चीज़। ऐसा टाइम भी आया मेरे पे, बट वहाँ भी इंस्ट्रक्टर सर लोग भी बहुत सपोर्टिव थे। तो थोड़ा टाइम दिया जाता था, समय लो, काउंसलिंग होती थी, ओके फाइन अब करो। तो आसान तो कुछ भी नहीं होता है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। अगर मैंने कर लिया तो शायद और लोग तो और अच्छे से कर लेंगे। मुझे तो यही लगता है कि आप ठान लीजिए, कोशिश करिए, कोशिश स्टॉप मत कीजिए बस। मुसीबतें तो बहुत आती है, लेकिन कुछ कर दिखाने की अगर हिम्मत हो तो हौसला कभी नहीं छूटता और कामयाबी बस चलती ही रहती है। एक अंतिम सवाल है मैम आपसे, कई महिलाएं ऐसी हैं जो घर की 4 दीवारी में रहती हैं। दुर्गा पूजा के 9 वर्ष महापर्व के दिन आप वैसी महिलाओं को क्या कुछ बोलना चाहेंगी और क्या शुभकामना देना चाहेंगी? सपने तो सबके होते हैं। जब मौका मिले, जितना भी मिले, अपने लिए जो करना चाहें ज़रूर करें। और अपनी तरफ से तो मैं यही बोलूँगी कि जिस तरह मुझे सबका सपोर्ट मिला और आज आप लोग मुझसे ये सब पूछ रहे हैं या मेरे बात करने की सिचुएशन में एक छोटी सी पहचान मिली कि हाँ मैंने भी कुछ किया, इसी तरह से अपने आसपास की सभी महिलाओं को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर निकलने के लिए इनकरेज करें और उनकी स्ट्रेंथ बने। अगर सब स्ट्रेंथ बनेंगे, भगवान ने औरत को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है ऑलरेडी। अगर उसको अपनों का साथ मिल जाता है ना तो उससे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता। और शायद मेरे अंदर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मदर बनने के बाद आई। तो मेरे बच्चे, उनके सामने मेरा जीना या मेरी किसी भी अगर मैं हार जाती तो मैं बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल बन जाती कि मम्मी नहीं कर पाई। हार नहीं सकती थी, मुझे करना था। ये 2 बच्चे हार जाते फिर। तो शायद मदर बनना सबसे बड़ी ताकत है मेरे लिए। उनको एग्जाम्पल देने के लिए अपने आप एक ताकत आती थी, कर लो, कर जाओ। इसी तरह आप अपने अंदर की ताकत को खोजिए, आपको भी ज़रूर कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशन मिलेगा। उस मोटिवेशन को यूज़ करके जो कर सकते हैं कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। रुकना और थकना है मना, बस आगे बढ़ते जाइए और कामयाबी को हासिल करते जाइए। हमने एक ऐसे शख्सियत से मिला जो कि कामयाबी के क्षेत्र में बस आगे बढ़ती गई, चाहे वो मदर के रूप में हो, एक ऑफिस के रूप में हो या फिर आसमान में उड़ान के रूप में हो। और खैर बहू तो ये है ही। तो कहते हैं ना, कामयाबी के क्षेत्र में जितना आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप सोच लेंगे तो फिर आप उसको हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिर मुलाकात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।